हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 जो हम पहले कर रहे थे वो कंप्लीट नहीं हुआ था फर्स्ट वीडियो में, तो इसके बाद मैं लेके आ गई हूँ पार्ट नंबर 2 जो मैंने आपको बोला था कि मैं जल्द लेके आऊंगी। आई होप आपको पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 हिस्ट्री का काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल पे आप सबको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलती है, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी वीडियो आगे। ठीक है, इसी चैप्टर को आगे स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो से हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मैं आपको वो गारंटी दे सकती हूँ कि आपको हिस्ट्री एज सब्जेक्ट बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 हमारी बुक का। ठीक है, किंग फार्मर्स एंड टाउन, जिसमें हम अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने मोटा मोटा समझा था कि कौन से टाइम पीरियड के बारे में 600 BC से लेके 600 CE के बीच के टाइम पीरियड को दिखाता है। एंड आज हम पढ़ने वाले अपने चैप्टर को कर रहे हैं कंटिन्यू। उसका हमारा पहला टॉपिक आ जाता है एंड अर्ली एम्पायर। देखो, एम्पायर मतलब सम्राट, पूरा राज्य। एम्पायर किसे बोला जाता है? राज्यों को बोला जाता है। अर्ली यानी पहले के टाइम के कैसे राज्य हुआ करते थे। मौर्यन एम्पायर, तो भी सबसे पहला जो एम्पायर था वो आया था मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर के बारे में जानेंगे कि मौर्य जो साम्राज्य था वो कैसा था। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। देखो, मौर्यन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एमसीक्यू में कि मौर्यन एम्पायर का फाउंडर किसे बोला जाता है, तो वन मार्क क्वेश्चन आपको यहीं से उठ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यही लेके आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ही लेके आए थे मौर्यन एम्पायर का फाउंडर, इन्हीं को ही कहा जाता है। और कब आया था? 321 CE, यानी क्या होता है सी का मतलब? BC मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा एंड CE मतलब क्राइस्ट एरा। हर एम्पायर एक्सटेंडेड यानी फैलना, एक्सटेंडिंग करना यानी फैल जाना। हिज कंट्रोल एज पर, देखो इनका जो एम्पायर था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था वो कहां से कहां तक फैला हुआ था इंडिया के अंदर? एज पर नॉर्थ वेस्ट अप टू, देखो नॉर्थ से कहां तक फैला हुआ है? वेस्ट एरिया तक फैला हुआ है। मतलब कहां से? अफगानिस्तान जैसे एरिया से बालूचिस्तान एरिया में फैला हुआ है। यानी अफगानिस्तान से लेके बालूचिस्तान किसका एम्पायर फैला हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन फैला हुआ था। इतनी बात समझ में आ गई। फाइंडिंग अबाउट मौर्यस, अब देखो कैसे पता करा गया कि कभी मौर्यस कभी टाइम पीरियड आया। ठीक है, किस चीजों से पता चला हमें? तो तुम बोलोगे दीदी वही इंस्क्रिप्शन से पता चला हमें, है ना, बुक से पता चला हमें, टूल्स मिले, वेपन्स मिले, इससे हमें पता चला था, हमें हड़प्पा के बारे में पता चला था। तो कुछ ऐसा ही है लेकिन इसे थोड़ा सा अलग है। देखो, फाइंडिंग अबाउट मौर्यस, a variety of sources which used to reconstruct the history of Mauryan Empire। देखो बहुत सारे सोर्सेज यानी चीजें, बहुत सारी चीजों का यूज किया गया मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री जानने के लिए, यानी मौर्य साम्राज्य की हिस्ट्री जानने के लिए, कि इतिहास जानने के लिए कि भाई मौर्यन एम्पायर की शुरुआत कहां से हुई थी, तो उसका इतिहास जानने के लिए बहुत सारी चीजों की करी गई स्टडी, पढ़ा गया, देखा गया। आर्कियोलॉजिस्ट, अब तो समझ में आ गया होगा आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो हमारे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ज्यादा मतलब है ना, तो आर्कियोलॉजिस्ट से बोला था मैन हु आर इंटरेस्टेड टू रिकंस्ट्रक्ट आवर पास्ट, और फाइंड आउट आवर पास्ट, जो इंटरेस्टेड रहते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड स्पेशली स्कल्पचर्स, देखो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने किस पे ध्यान दिया सबसे ज्यादा? स्कल्पचर्स पे। अब स्कल्पचर्स क्या होते हैं भाई? जो रॉक के जो इनको टैबलेट्स मिली थी, 11th में पढ़ के आया ना मेसोपोटामिया में टैबलेट मिली थी, से पता चला वहां के कल्चर के बारे में। तो वैसे ही यहाँ पे भी इनको बहुत सारी टैबलेट्स मिली, बुक्स मिली। देखो किसी भी चीज का पता पहले के टाइम पे ये नहीं होता था कि भाई चलो आज के टाइम पे तो गूगल है तो हम पता चल जाता है, गूगल में सर्च कर लेते हैं भाई ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले सब कुछ रिटर्न फॉर्म में छोड़ा जाता था, यानी सब कुछ लिखित रूप में पाया जाता था, जिस वजह से आज हम ये मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ पा रहे हैं।
मेगास्थनीज, अब ये मेगास्थनीज एक पर्सन है, अब ग्रीक एम्बेसडर इसको बोला जाता है। ग्रीक एम्बेसडर है कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यानी जो मौर्य एम्पायर के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो कोर्ट के ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, याद रखना। एंड कौटिल्य गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, प्लस जो कौटिल्य थे, कौटिल्य तो पता होगा, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, उन्होंने जानकारी दी थी मौर्यन एम्पायर के बारे में। कौटिल्य एंड चाणक्य वाज मेंशन ऑल अबाउट मौर्यन एम्पायर। और माना जाता है कि अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र नेम ऑफ द बुक, बुक का नेम है अर्थशास्त्र, ठीक है, बुक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें कौटिल्य और चाणक्य ने मिलकर मौर्यन एम्पायर के बारे में उसमें रिटर्न फॉर्म प्लेस किया है अर्थशास्त्र में, बुक में, ठीक है। तो उसमें अर्थशास्त्र बुक में हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है अबाउट द मौर्यन एम्पायर, कहां से शुरुआत हुई, कैसे वो एंड हो गया, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुई, क्या क्या चेंजेस आए, एवरीथिंग मेंशन, कितने वॉर हुए एंड सो ऑन, सब कुछ मेंशन है अर्थशास्त्र में। और उनको मेंशन करने वाले कौन है, वो व्यक्ति कौटिल्य एंड चाणक्य। Inscriptions of Ashoka on rock arcs and pillars are also regarded valuable source। देखो यही नहीं है कि बुक्स तक ही सीमित रह जाए या सील्स तक ही सीमित रह जाए, ऐसा नहीं है। अशोका के बारे में, अशोका का जो महल हुआ करता था ना, उन्होंने अशोका ने अपने महल के पिलर्स पे भी लिखवाया हुआ था अपने बारे में। पिलर्स यानी जो देखा होगा पिलर्स को, महल में पहले कैसे डंडे से खड़े रहते थे बीच बीच में, तो उन पिलर्स पे अशोका ने लिखवाया था अपने बारे में, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो उनके उस राजा के बारे में जान सके, ठीक है। तो अशोका ने ये रॉक्स पे, पत्थरों पे भी लिखवाया था अपने बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनका एम्पायर के बारे में, साम्राज्य के बारे में, सब कुछ उन्होंने रॉक्स पे भी लिखवाया था, ठीक है। तो इससे हमें इन्फॉर्म, ताकि हमें इनसे आगे आने वाले टाइम में मौर्यन एम्पायर के बारे में लोग पढ़ सके, जानकारी ले सके, जैसे आज हमें मिल रही है। तो यह डेटा में एक रिटन फॉर्म में प्रेजेंट है हमारी बुक में, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड करी है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें ऐसी जानकारी प्राप्त होती है हमारे पास्ट के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो आगे क्या होता है, इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं अपने अशोका के बारे में। भाई अशोका के बारे में आप सबने 6th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगी, 6th क्लास में भी दे दी जाती है अशोका के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा अशोका कौन थे, ठीक है। पता है तो मुझे बताना जरूर कमेंट में, देखो जरा किसको कितनी नॉलेज है अशोका के बारे में। तो देखो अशोका कौन थे, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अब पढ़ लेंगे। अशोका was the most famous ruler of early India। पहले के टाइम पे जब इंडिया में राजा वगैरह रूल किया करते थे, उस टाइम पे अशोका was the most famous, अशोका बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला हिस्ट्री में नाम है अशोका, वो बहुत फेमस रूलर हुआ करता था इंडिया, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में अशोका का बड़ा नाम है, ठीक है, बहुत फेमस रूलर रहा है अशोका। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उसका ग्रैंडसन था, यानी पोता जिसे बोलते हैं ना, पोता। तो अशोका चंद्रगुप्त मौर्य का था ग्रैंडसन, ठीक है। अशोका ट्राइड टू होल्ड द एम्पायर। अब भाई अशोका ने क्या सोचा, अशोका ने सोचा कि ठीक है, ये जो मौर्यन एम्पायर इसको मैं अपने अंडर ले लेता हूँ। अशोका ने मौर्यन एम्पायर को अपने अंडर ले लिया, होल्ड कर लिया, एंड टुगेदर बाय धर्म। और किस बेसिस पे चलाए उस एम्पायर को, टुगेदर बाय धर्म, प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म पे। यानी अशोका का जो एम्पायर था, अशोका ने ले लिया था, कौन सा एम्पायर, मौर्यन एम्पायर जब अशोका ने लिया था भाई, तो उस टाइम पे जो अशोका था उसने किस प्रिंसिपल्स पे चलाया था अपना एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन धर्म। क्यों? बिकॉज अशोका ऑलवेज बिलीव ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म, ठीक है। तो अशोका हमेशा धर्म के प्रिंसिपल्स पे काफी बिलीव करते थे, इस वजह से उन्होंने धर्म के प्रिंसिपल्स को अपॉइंट किया। अकॉर्डिंग टू हिम वुड एंश्योर द वेलबीइंग ऑफ पीपल, लोगों को बहुत अच्छे से समझाया, नॉलेज दी इस चीज के बारे में,
प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा वर, वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जिस पे अशोक बहुत ज्यादा विश्वास किया करते थे, बहुत ज्यादा अशोक बिलीव किया करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट विच इज रिस्पेक्ट टुअर्ड एल्डर्स, यानी अपने बड़ों से रिस्पेक्ट करना, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट देना उनको और उनसे रिस्पेक्ट लेना। ठीक है, तो फर्स्ट रूल इनका यही था अशोका का, रिस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करना। ठीक है, जेनरसिटी टुवर्ड ब्राह्मणास, ब्राह्मणास का सम्मान करना। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणास भी उस टाइम पे काफी अच्छे मतलब लेवल में माने जाते थे, पंडित के उसमें आते थे। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट काइंडली, यानी दास दासियों से, यानी जो घर में नौकर वगैरह आते थे ना काम करने के लिए, महलों में जो नौकर जाया करते थे उनसे बहुत सॉफ्ट तरीके से बिहेव करना। देखो जैसे क्या होता है, गुस्सा आता है, स्लेव्स को क्या करते हैं, पहले के टाइम पे गुस्सा आते क्या करते थे बच्चा, उनको कोई भी इम्पोर्टेंस ही नहीं देता था। लेकिन अशोका ने अपने प्रिंसिपल्स में उनको भी एक बड़ा रोल प्ले करते हुए कहीं ना कहीं दिखाया है, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स को। ठीक है, तो ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट काइंडली, सॉफ्ट तरीके से उनसे बात करना, अच्छे तरीके से आदर देके उनसे बात करना स्लेव्स एंड सर्वेंट्स से। रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन, अपने धर्म को रिस्पेक्ट करना, जिस भी धर्म से तुम लोग हो उसमें क्या करना, रिस्पेक्ट करना। एंड ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन तुम लोग फॉलो करते हो उसका रिस्पेक्ट करना। एंड मतलब मैंने ये नहीं बोला कि किसी भी ट्रेडिशन को कम मानो, लेकिन जो भी है सबको एक साथ चल के अपनी ट्रेडिशन को बढ़ावा देना। एंड वंस ओन, सबके ट्रेडिशन को बढ़ावा देना और अपने मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट। ठीक है, तो उनकी भी रिस्पेक्ट, इन सारे धर्मों के रिस्पेक्ट करने के बारे में अशोका ने कहीं ना कहीं बोला है। स्पेशल ऑफिसर्स नोन एज द महामाता वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धर्मा। महामाता को स्पेशली अपॉइंट किया गया ताकि वो अशोका के इन मैसेज को दूर दूर तक फैला सके और सोसाइटी में एक नई पहचान बन सके अशोका की। देखो अशोका ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए थे, हमारे बुक में जब कुछ ही प्रिंसिपल्स हैं, तो अशोका के प्रिंसिपल्स आने के हमें देखने को भी मिले, सोसाइटी में उसका परछावा भी दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये अशोका के बारे में था, अशोका कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या करा था, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, तो ये सब हमारे अशोका के बारे में है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस टॉपिक में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो आगे क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। इंस्क्रिप्शंस फिर से बता देते हैं, रिटन मटेरियल। रिटन मटेरियल जब आप मतलब ये इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, स्क्रिप्ट्स, इन सब चीजों को जान जाओगे तो आपके लिए हिस्ट्री ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, कि जो है रिटन फॉर्म मटेरियल, रिटन मटेरियल्स जो अशोका के बारे में मिले हमें। तो इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका में क्या बता रखा है, तो ये इनका टाइटल है पियादासी। ठीक है, फिर से बता देते हैं पियादासी क्या है, टाइटल ऑफ अशोका है, मोस्ट फेमस टाइटल अशोका का जो उस टाइम पे यूज हुआ था। टाइटल ऑफ अशोका, जेम्स प्रिंसिप डेसिफाइड द खरोस्तियन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। जैसे कि हमें पता है कि जो जेम्स प्रिंसिप हैं उन्होंने जो मेसोपोटामिया में जो स्क्रिप्ट मिली थी, जो हड़प्पा में जो स्क्रिप्ट मिली थी वो जो अनडेसिफाइड थी, उसको डेसिफाई किसने किया था, जेम्स प्रिंसिप ने किया था हड़प्पा स्क्रिप्ट्स में। ठीक है, जो वो लिखा हो ना साइंस, जो तुम्हारी बुक में फर्स्ट चैप्टर में दे रखे हैं हड़प्पा चैप्टर में, तो उन साइंस को डेसिफाई, जैसे कि हमें पता है कि ये A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है, तो मैं अगर C फॉर कैट मतलब CAT कैट लिख दूं तो आप बता सकते हो कि कैट है, क्योंकि हमें पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं। लेकिन हड़प्पा के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि उनकी जो स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफाइड है ना। तो आज उसी स्क्रिप्ट को किसने डेसिफाई किया था, जेम्स प्रिंसिप ने डेसिफाई द खरोस्तियन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को डेसिफाई कर लिया था। ठीक है, टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइनेज, ताकि जो उसमें लिखा हुआ है ना, जो उन टैबलेट्स में लिखा है उसके बारे में जान सके हम लोग और उन सब चीजों के बारे में नॉलेज ले सकें। ऑफ मेजर डायनेस्टीज दे हैड रूल्ड द सबकॉन्टिनेंट
he found the most earliest inscriptions and coins mentioned the king refers to पियादासी। अब देखो ऐसे बहुत सारे डायनेस्टीज में हुआ है कि भाई टैबलेट्स लिख के चले गए हैं और वो पता नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो दे हैड रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट, दे ही फाउंड द मोस्ट अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस, एक बहुत पुराना इंस्क्रिप्शन मिला है, रिटन मटेरियल मिला है, एंड कॉइन्स, यानी देखो मौर्यन एम्पायर के ना सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वहां पे कॉइन्स मिले हैं, ठीक है, एंड इंस्क्रिप्शंस रिटन फॉर्म मिला है। तो ये मौर्यन एम्पायर की पहचान रही। अ किंग रेफर्स टू पियादासी, वो किंग जिसको पियादासी टाइटल दिया गया कौन था? अशोका था, ठीक है, जिसका मतलब है प्लीजेंट बी होल्ड, प्लीजेंट टू बी होल्ड यानी शांत बिहेवियर वाला इंसान, ठीक है। तो वो कौन था? अशोका था, जिसको टाइटल दिया गया था पियादासी, और उसका मतलब निकाला गया प्लीजेंट टू बी होल्ड, ठीक है। हर मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट प्राकृतिक लैंग्वेज, और प्राकृतिक एक लैंग्वेज है जिसमें अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे उस वक्त। In the inscriptions, Ashoka refers to himself as देवानपिया। देखो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे उसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में अशोका ना लिख के उसमें अशोका को देवमपिया लिखा गया, जिसका मतलब है बिलोव्ड टू गॉड, यानी भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, बिलोव्ड टू गॉड। इट शोज दैट 150,000 were killed and many more died with कलिंगा वॉर। जब कलिंगा का वॉर हुआ था अशोका के टाइम पे, तो उस टाइम पे करीब 150,000 जो लोग थे वो मारे गए थे, वॉर में मारे गए थे, और जिस वजह से वो भी उसमें इंस्क्रिप्शन में दिखाया गया कि भाई उस टाइम पे कलिंगा वॉर हुआ था। अशोका का टाइटल ये था पियादासी था, जिसका मतलब प्लीजेंट टू बी होल्ड रखा गया, ठीक है। तो ये अशोका के बारे में था, तो अशोका का टाइटल था ये पियादासी। समझ में आ गया? प्रिंसिप यानी जेम्स प्रिंसिप, जिसने ब्राह्मी एंड खरोस्ती लैंग्वेज करी थी डेसेफेयर, एंड पियादासी वाज द टाइटल ऑफ अशोका। तो अब आप कंफ्यूज मत होना, प्रिंसिप एंड पियादासी क्या था, दोनों एक जैसे वर्ड है लेकिन दोनों का मतलब अलग है। देखो आगे क्या होता है, आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, न्यू किंगडम्स यानी साम्राज्य, ऑफ चोलास रूलर्स, यानी जब चोलास रूलर्स आया उस टाइम पे, यानी चोलास, चर्च एंड ये अलग रिलीजन थे, पांड्यास एमर्ज इन तमिलाकम नेम एंशिएंट तमिल, यानी तमिल का पहले तमिल के अंदर जो तमिलनाडु है उसका पहले नाम था तमिलाकम, जिसमें ये 3 रूलर्स कंसिस्ट हुए थे, विच इंक्लूडेड द पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, जो कि आज एक कुछ इनका जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, कुछ एरिया केरला में भी है। देयर सोशल ओरिजिन्स वर अनसर्टेन बट द Satavahanas, once they acquired power, they attempt to claim social status. एक बार देखो वैसे तो इनका जो सोशल ओरिजिन है वो अनसर्टेन है, यानी इनकी जो पावर है वो अनसर्टेन है, यानी कोई फिक्स नहीं है। बट द सतवाहनास once they acquire power, लेकिन जो सतवाहनास रूलर है अगर एक बार उन्होंने पावर ले ली, they attempt to claim social status, तो क्या करते हैं अपने स्टेटस को नहीं गिराते, यानी उनके पास जब पावर आ जाती थी तो अपनी पावर किसी को छीनने नहीं देते थे, इतने पावरफुल रूलर हुआ करते सतवाहनास। चीफ एंड चीफडम्स, अ चीफ इज अ पावरफुल मैन, चीफ उस टाइम पे बहुत पावरफुल मैन कहलाता था, हुज पोजीशन, यानी सोसाइटी में जो चीफ की पोजीशन होती थी मे और मे नॉट हेरिडिटी, यानी उसकी जो पोजीशन होती थी चीफ की सोसाइटी के अंदर वो स्टेबल नहीं रहती थी। His functions of performing special rituals, उसका काम क्या होता था कि भाई स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करना, लीडरशिप, वेलफेयर, डिस्प्यूट्स, यानी डिस्प्यूट्स को सुलझाना, वाद विवाद जो हो रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे उनको सुलझाना, ठीक है, लीडरशिप एक अच्छी लीडरशिप बना के रखना लोगों के बीच में। He received gifts from his subcontinent like king, और जो ये चीफ और चीफडम्स होते थे इनको गिफ्ट कौन देता था? एक जो टैक्स कलेक्ट करते थे राजा, उनसे इनको गिफ्ट भी दे जाते थे। दे हैव नो रेगुलर आर्मीज, इनकी कोई रेगुलर आर्मीज नहीं हुआ करती थी, कोई बड़ी आर्मीज नहीं थी इनकी। तमिल संगम एपिक
कंसिस्ट पोएम्स डिफिक्टिंग चीफ एंड chiefdoms। तमिल संगम्स में काफी ज्यादा पोएम्स भी लिखी गई है और एपिक बयान इनकी हिस्ट्री भी है। चीफ एंड chiefdoms के बारे में तमिल संगम में काफी कुछ बता रखा है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, कैसे किंग्स की वो होती थी और उनसे जो नीचे चीफ होते थे उनकी कैसे उनकी वो भी बहुत पावरफुल कहलाते थे चीफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक होता है कवर। आगे देखो क्या होता है इसमें, किंग्स एंड पीजेंट्स। अब भाई किंग्स एंड पीजेंट्स के बारे में क्या पढ़ने वाले। किंग्स मतलब राजा, पीजेंट्स मतलब किसान। The relationship between the kings and its subjects, especially the rural population, was not friendly. Means जो किंग माना जाता है पहले के टाइम पे, जो राजा हुआ करते थे और जो किसान हुआ करते थे, उनके जो रिलेशनशिप माने गए हैं वो अच्छे नहीं माने गए हैं। बिकॉज क्यों नहीं अच्छे माने गए भाई, ये तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो ही गया होगा आप लोगों को कि भाई इसलिए नहीं माने गए क्योंकि राजा क्या था, राजा फर्स्ट स्टेट में आता था, जिस वजह से वो क्या लेता था, टैक्स लेता था। किससे लेता था टैक्स? थर्ड स्टेट वालों से लेता था। क्यों लेता था टैक्स थर्ड स्टेट वालों से? बिकॉज पीजेंट्स को रूल हुआ करता था कि वो 1/3 जमीन भी राजा को देंगे और उसका टैक्स भी पे करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो उनके रिलेशन है वो नॉट फ्रेंडली माने गए हैं। बिकॉज किंग फ्रीक्वेंटली डिमांड हाई टैक्सेस। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए अच्छे नहीं रहे क्योंकि जो किंग हुआ करते थे वो अपने खर्चे पानी निकालने के चक्कर में पीजेंट से बहुत हाई डिमांड करते थे टैक्सेस की, यानी बहुत ज्यादा टैक्सेस मांगते थे और उनकी इतना इनकम नहीं हो पाता था फार्मर्स का। एंड पीजेंट्स, जिसको फार्मर्स भी बोला जाता है, पर्टिकुलरली फाउंड सच डिमांड ऑप्रेसिव। और इसके चलते हुए जो फार्मर्स थे उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स भी चलाए। ठीक है, और इस डिमांड को वो फुलफिल करने में बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी फार्मर्स को। टू मीट ग्रोथ डिमांड ऑफ टैक्सेस की डिमांड बढ़ती चली गई। पीजेंट्स यूज स्ट्रेटजीज इन विच एम टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो क्या भाई, जब जैसे जब राजा है वो अपनी टैक्सेस की डिमांड इंक्रीज कर रहा है, तो इधर जो फार्मर्स होंगे उसको भी तो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी होगी, तभी तो वो राजा के कहे गए टैक्सेस को चुका पाएगा। तो इधर प्रोडक्शन यानी जो उनकी फार्मिंग थी वो भी थोड़ी बढ़ानी पड़ गई। दिस वाज डिस्कस्ड इन टेल्स ऑफ जताकास की कहानियों में पीजेंट्स एंड किंग्स के बारे में बताया हुआ है। एंड पंचतंत्रा में भी इसके बारे में कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि किंग्स के रिलेशनशिप विद फार्मर्स कैसे रहे हैं। ठीक है, तो वो अच्छे नहीं रहे, कहीं ना कहीं उनको मतलब फार्मर्स को बहुत ज्यादा कठिनाई झेलनी पड़ी है। जो जताकास वर रिटन इन पाली लैंग्वेज, यानी पाली एंड प्राकृतिक, जब मैंने आपको बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, तो जो जताका बुक है वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। एंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सीई में इस बुक को लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था भाई? जताकास द्वारा लिखा गया था।